उस रात उनकी आंखें फोड़ दी गई 15 फरवरी को। 15 फरवरी को। उसके अगले दिन 16 फरवरी को उनकी जीवा काट दी गई। जब शिवाजी महाराज की मृत्यु हुई, उसने लिखा काफिर जहन्नमी रफ्त। जैसे मराठाओं ने संभाजी महाराज की हत्या का बदला पूरा किया, वैसे गोकुल जी को जो मारा गया, उनकी हत्या का बदला जाट लोगों ने पूरा किया। संभाजी महाराज के कैरेक्टर पे भी सवाल उठा है कि वो वहां पे क्या कर रहे थे। संभाजी महाराज शिवाजी महाराज से ज्यादा हिंदुत्ववादी थे। द नेचर ऑफ शिवाजीज किंगडम वॉज प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ हिंदुज्म। तो वो सेक्युलर नहीं थे। मुगलों ने किसानों के सिर काटे और उनके मीनार बनवाए। वो जो 4 क्रिश्चियन पादरी थे उनको मार गिराया, वो उन्होंने नहीं, वो शिवाजी महाराज ने मारा था। बारदेश में केवल 3000 हिंदूज रह गए थे। कोई मुसलमान था, उसने गाय काट ली, संभाजी महाराज ने उसको मार दिया। शिवाजी महाराज का लेटर है 5 सितंबर 1676। उन्होंने कहा मैं किसानों का कर्जा माफ नहीं करूंगा। मैंने कहा मुझे नहीं डर लगता। चलो आपका मुंह काला हो इसके लिए मैं थोड़ा कंट्रीब्यूशन देना चाहूंगा। नमस्ते सर, कैसे हैं आप? नमस्कार, मैं तो बढ़िया हूँ। काफी दिनों के बाद आए हैं और मैं छावा मूवी जो आई है छत्रपति संभाजी महाराज के ऊपर, उसके ऊपर एक डिस्कशन करना चाहता था। हालांकि मूवी अब थोड़ी पुरानी हो चुकी है बट उस पर डिबेट डिस्कशन अभी भी चल रहा है। बट मैं वेट कर रहा था कि कब आप दिल्ली आएँ, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको अच्छे से करने की ज़रूरत है। बिल्कुल। तो आपने भी मूवी तो नहीं देखी है जैसा आपने बताया मुझे, बट हम हिस्टोरिकल फैक्ट्स पे बात करेंगे कि एक्चुअली में क्या हुआ था। तो सबसे जो हृदय विदारक जो घटना उसमें दिखाई गई है और जो लोगों पे भी बहुत इम्पैक्ट डाला है इमोशनली, वो है जो छत्रपति संभाजी महाराज का लास्ट में टॉर्चर दिखाया गया है। तो उससे रिलेटेड आपके पास जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं वो बताइए कि क्योंकि उसमें तो दिखाया कि कुछ लोग उनके सामने खड़े हैं, बट हमने सुना है कि वास्तव में कई हजारों लोगों के सामने ऐसा टॉर्चर हुआ था, और एक्चुअली में हुआ क्या था। 1 फरवरी 1689 संगमेश्वर जो कोंकण में है, आज के रत्नागिरी जिले में, वहाँ शेख निजाम हैदराबादी, ये पहले कुतुबशाही आर्मी में था, लेकिन कुतुबशाही औरंगजेब ने जीत ली 1687 में, तो मुगल फौज में आ गया। उसने छत्रपति संभाजी महाराज को कैद किया। उस समय औरंगजेब पेड़गांव, बहादुरगढ़ जो था फोर्ट, आज के अहिल्यादेवी नगर डिस्ट्रिक्ट में वो फोर्ट है, पुराना अहमदनगर। औरंगजेब का जो भाई था उसी ने उसको नाम दिया था बहादुर खान। बहादुरगढ़ किया था, औरंगजेब के परमिशन से ही किया था। औरंगजेब वहाँ था। 15 फरवरी को उसके सामने संभाजी महाराज को खड़ा किया। औरंगजेब ने संभाजी महाराज से 3 प्रश्न पूछे थे। औरंगजेब के कौन कौन से मनसबदारों ने संभाजी महाराज के साथ हाथ मिलाया है? दूसरा प्रश्न था संभाजी महाराज के जो सभी फोर्ट्स है उनकी कीज, चाबियां कहाँ है? और तीसरा प्रश्न था उनकी जो ट्रेजरी है, खजाना, वो कहाँ है? एक भी प्रश्न का संभाजी महाराज ने उत्तर नहीं दिया। उन्होंने औरंगजेब को बहुत गालियां दी। उसने मुल्ला मौलवी को पूछा कि क्या करना चाहिए। मुल्ला मौलवी ने ये निर्णय किया कि जिसने इस्लाम के लोगों को मारा है, इस्लाम की नगरों को उजाड़ा है, ऐसे काफिर को जीवित रखना शरिया के दृष्टिकोण से ठीक नहीं है। इसके लिए उनको केवल एक ही शिक्षा, दंड दिया जा सकता है, वो है मृत्यु दंड। तो ये जो ऑफर दिया गया कि कन्वर्ट होने का, हाँ, तो ये मूवी में दिखाया गया है, ये हिस्टोरिकली फैक्चुअली ट्रू नहीं है। ये कंटेम्प्ररी एविडेंसेस जो है उसमें ये बात नहीं आती है। उनको मारना ही था तो कन्वर्जन का ऑफर उनके सामने रखने का कोई प्रश्न ही नहीं था। उस रात उनकी आंखें फोड़ दी गई 15 फरवरी को। 15 फरवरी को। उसके अगले दिन 16 फरवरी को उनकी जीवा काट दी गई और उनको मार दिया गया 11 मार्च को। उनको जब मारा, उनका सिर काट दिया गया
बीजापुर की दिशा में लगभग 20 मील यानी कि 36 किलोमीटर्स उसकी धिंड निकाली गई। धिंड क्या होती है? धिंड मतलब झांकी, हाँ प्रदर्शनी। हाँ प्रदर्शनी जैसे सभी लोग आनंद मना रहे थे कि हमने इनको मारा, हमने इनको मारा। पहले बीजापुर की ओर, बाद में मुगल साम्राज्य के जितने भी बड़े बड़े शहर थे उन शहरों में, और आगरा, और अंत में दिल्ली। उसका जो अकाउंट है मआसिर आलमगिरी, जो साकिब मुस्तैद खान ने तवारीख लिखी है, औरंगजेब की ऑफिशियल बायोग्राफी है, क्योंकि उसके सामने सभी हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स मुगल सल्तनत के उसके सामने थे। उसने जो अकाउंट लिखा है इंटरनेट पे अवेलेबल है, archive.org पे जाके जदुनाथ सरकार ने उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन किया है। अब मुंशी देवी प्रसाद ने उसका हिंदी ट्रांसलेशन किया है। जिन्हें पर्शियन आता है, पर्शियन हैंड राइटिंग्स अलग अलग संस्थाओं में अवेलेबल है। मेरे मित्र है रोहित सहस्त्रबुद्धे, उन्होंने उसका मराठी अनुवाद किया है। कोई भी वहां जाके पढ़ सकता है। मैं भी उसका जो अकाउंट है उसको यहाँ हमारे शो में उसको मैं उद्धृत करना चाहूंगा, अगर आपकी परमिशन है बिल्कुल तो। बिल्कुल। साकिब मुस्तैद खान लिखता है, दैट वेरी नाइट, उसी रात को, कब, 15 फरवरी को, his eyes were deprived of the power of seeing, and the next day the tongue of the deceitful speaker कवि कलश was cut out along with कवि कलश, दोनों की जीवा काट दी गई। वो आगे क्या लिखता है, his captor was rewarded for this splendid service with the title of Khan-i-Zaman Fateh Jung, a reward of 50,000 rupees, a special and resplendent robe, a horse with jeweled saddle and saz, a dagger, a dhoop, a type of sword with jeweled purdla, and promotion raising him to the rank of 7 Hazari, means highest rank of the Mansabdari. There were 32 ranks. Mansab means rank, 20 to 7,000. And 7,000 was the topmost rank in Mansabdari list. He was awarded 7,000 Mansabdari, जिन्होंने उनको कैप्चर किया। कैप्चर किया था। तो आगे क्या लिखता है, एंड द डिसीजंस ऑफ द मास्टर्स ऑफ द होली लॉ, मीन्स शरिया, एंड फेथ, एंड द काउंसिल ऑफ द dignitaries of the church and state were in favor of dispatching this hellish robber. Therefore, after the arrival of the emperor at Koregaon, means Vadubudruk, Koregaon, Vadubudruk, all these villages are connected to each other. On Sunday, the 3rd March, 21st Jumda, he was executed along with Kavi Kalash with the sword on Monday, the 11th of March 1689. मुझे लगता है कि मआसिर आलमगिरी की ये कुछ सेंटेंसेस काफी है कि उनको कैसे मारा, क्यों मारा, शरिया के अनुसार मारा, ये सब समझने के लिए ये सेंटेंसेस काफी है। मैंने खाफी खान का जिक्र किया, उसने एक सेंटेंस लिखी है, जब शिवाजी महाराज की मृत्यु हुई उसने लिखा काफिर जहन्नमी रफ्त, मीन्स इनफिडल वेंट टू द हेल। संभाजी महाराज वो शिवाजी महाराज के बेटे हैं, उसने एक शब्द उसमें ऐड किया, काफर बच्चा जहन्नमी रफ्त, यानी कि काफर का जो बच्चा है वो जहन्नुम में गया। हजारों लोगों के सामने वो जो टॉर्चर होता था, ऐसा नहीं था कि कोई प्राइवेटली कर रहा है वो, क्योंकि दिखाना भी था। बिल्कुल सही है, उसकी प्रदर्शनी बनानी थी। बिल्कुल सही है। संभाजी महाराज के पहले गोकुल जाट जो हमारे तिलपत के हैं, उनको भी ऐसे ही मारा। बार बार ये लोग औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह कर रहे हैं। क्यों विद्रोह कर रहे हैं, इसका कारण जानने का किसी ने प्रयास किया? अगर नहीं किया तो क्यों नहीं किया? ये हिस्टोरियंस की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो लोगों को सच सच बताए? औरंगजेब का फरमान है 1669 को,
जो गुजरात सूबे का दीवान है मोहम्मद हाशिम, उसको लिखा हुआ कि हिंदुओं से खराज वसूलना है कितना, 50% ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, और उसी खराज हिंदुओं से लिया जाता था 50%। और उसी समय मुसलमानों से कितना लिया जाता था, केवल 10%। उसको उशर कहते थे। आप केवल रिलीजियस धार्मिक आधार पर प्रजा में भेद करके आप उनसे 40% ज्यादा ले रहे हैं, उनके पास कोई बचा ही नहीं है, तो वो क्या करेंगे, उनके पास दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है विद्रोह के अलावा। और दूसरे हिस्टोरियन कहते हैं कि ये इकोनॉमिक टॉर्चर था। नहीं, ये हमें समझना चाहिए, ये इकोनॉमिक टॉर्चर है, लेकिन उसके पीछे जो कारण है वो धर्म का है। धर्म का खराज जो वसूला जा रहा है वो हिंदुओं से वसूला जा रहा है, और उसी समय आप मुसलमानों से केवल 10% ले रहे हैं और 40% आप हिंदुओं से ज्यादा ले रहे हैं, तो वो क्या करेंगे। गोकुल जाट वो किसानों के पुजारी थे, किसानों के प्रमुख थे। उन्होंने सभी किसान इकट्ठा किए, औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया। अनफॉर्चुनेटली वॉज कैप्चर्ड बाय द मुगल सोल्जर्स इन द विसिनिटी ऑफ तिलपत। उनको मार दिया गया, उनका सिर काट दिया गया। वो आगरा में कोतवाली जो होती है पुलिस लोगों का चबूतरा, वहां पे उनको सभी लोगों के सामने काट दिया गया। अभी संभाजी महाराज के बारे में आपने जो प्रश्न पूछा कि सभी लोगों के सामने क्यों काट दिया गया, क्योंकि दूसरे लोग, खास तौर पे हिंदू, विद्रोह करने का या औरंगजेब के विरुद्ध जाने का साहस ना कर सके, वो धैर्य उनमें उत्पन्न ना हो, दूसरे लोगों को सबक मिले। ये मैं अपने मन की बात नहीं कर रहा हूं, जो मुगल क्रॉनिकलर्स है, ये सब आप अकबर से लेके बाबर से लेके औरंगजेब तक आप पढ़िए, आपको ये सब एविडेंसेस मिलेंगे। उसकी फैमिली को कैप्चर कर दिया गया, उनको इस्लाम में कन्वर्ट कर दिया गया। उनका क्या हुआ आगे, जैसे मराठाओं ने संभाजी महाराज की हत्या का बदला पूरा किया, वैसे गोकुल जी को जो मारा गया, उनकी हत्या का बदला जाट लोगों ने पूरा किया। सिकंदरा में अकबर की कब्र है, तो 1688 में राजाराम जाट, इनके नेतृत्व में सभी जाट लोगों ने सिकंदरा पे हमला किया, अकबर की कब्र उखाड़ डाली, उसकी हड्डियां बाहर निकाली और उसको जला डाला। गुरु तेग बहादुर, उनको ही ऐसे ही मारा गया। जो भी औरंगजेब के विरुद्ध आएगा, औरंगजेब की जो रिलीजियस पॉलिसी है, एक्सट्रीमिस्ट इस्लामिस्ट पॉलिसी, उसके विरुद्ध आएगा, उसको वो मार देगा। ऐसे कितने लोग मारे गए हैं, हम गिन नहीं सकते। ये सवाल आएगा कि एक हिस्टोरियन जो है उसको इमोशनलेस तो उस तरीके से अपने विचारों को रखना चाहिए, लेकिन आप तो भावनाओं में बह गए, मुझे ऐसा लगा। नहीं, क्या होता है कि हिस्टोरियन को जो है सो है वो बता देना चाहिए, लेकिन मैं भी साधारण व्यक्ति हूं, मैं कोई भगवान नहीं हूं कि अपने आप को थोड़ा कंट्रोल में रखूं या सीधे रास्ते चलूं। फिर भी मैं आपको बताता हूं कि क्या है कि जब लोग कुछ इधर उधर का बताते हैं ना, तो मुझे गुस्सा आता है। गलतियां औरंगजेब ने की है, तो जो है सो है वो सभी लोगों के सामने रखो, जो सच है सामने रखो। आपको क्यों तकलीफ होती है, हिस्टोरियन की ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो हुआ वो लोगों के सामने रख के, परिणाम की चिंता किए बिना जो है वो लोगों के सामने रख के। तो थोड़ा नेशनलिस्ट हूं, इसके कारण तो बह गया, लेकिन जो है सो है, तो हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जब ये मूवी आई तो बहुत लोगों ने इस बात पे क्रिटिसाइज किया मूवी को कि संभाजी को किसने वास्तव में बिट्रे किया, धोखा किसने दिया। लेफ्ट विंग जो लोग हैं वो लोग बोल रहे थे कि एक ब्राह्मण था कोई, उसने धोखा दिया था। तो कंटेम्परेरी जो सोर्सेज हैं वो हमको क्या बताते हैं कि संभाजी महाराज को किसने धोखा दिया। इधर के लोग शिर्के का नाम लेते हैं, उधर के लोग बताते हैं कि ब्राह्मण लोगों ने उनको पकड़वाया। आई एम नॉट एन इम्पार्शियल हिस्टोरियन, जैसे एजेपी टेलर बड़े हिस्टोरियन हुए, उन्होंने कहा है, बट आई प्रेफर द ट्रूथ। जेदे शकावली यानी क्रोनोलॉजी, जो कंटेम्प्ररी सोर्स है उसमें क्लियर स्ट्रेट फॉरवर्ड एंट्री है, सिरके पारखे झाले, उन्होंने संभाजी महाराज को छोड़ दिया। उस समय संभाजी महाराज को मुगलों ने पकड़ा नहीं था, ये पहली बात।
दूसरी बात आपने जो की, मार्टिन जो है फ्रेंच डॉक्टर था, वो पौंडीचेरी में था। उसकी जो डायरी है, यही उसने एक ही एंट्री 2 बार की है। हम्म। पहली एंट्री है 1686 की। उस समय तो संभाजी महाराज को किसी ने अरेस्ट नहीं किया था। उनके जो ब्राह्मण मिनिस्टर्स है, उन्होंने उनको कैद करवाया, और वही एंट्री 1689 में रिपीट है। इसका अर्थ ये है, उसके मन में ये पहले से बायस क्रिएट हो गया था हम्म। कि उनके जो मंत्री है, उन्होंने उनको पकड़वाया था। क्या होता है, थोड़ी हिस्टोरियोग्राफी की बात करते हैं 1-2 मिनट। हम्म। हिस्टोरिकल एविडेंसेस जो होते हैं, वो कंटेम्प्ररी और लेटर, ऐसे 2 प्रकार के होते हैं। कंटेम्प्ररी एविडेंसेस के भी 2 प्रकार होते हैं, हम्म। रिलायबल और नॉन रिलायबल। एविडेंस कंटेम्प्ररी भी हो, लेकिन फिर भी वो रिलायबल होना चाहिए। कि ये रिलायबल क्यों नहीं है, तो मैंने बताया कि उसके मन में पहले से ही बायस क्रिएट हो गया है। जो एंट्री उसने 1686 में की है, उसके बाद 3 वर्ष बाद संभाजी महाराज को पकड़ा है। हम्म। वही एंट्री वो 1689 में करता है। तो उससे पहले भी कोई इंसिडेंस हुआ था नहीं क्या? ना, यही तो मैं बता रहा हूं कि उसके मन में पहले से ये बायस क्रिएट हो गया है, इसीलिए वो अकाउंट भी रिलायबल नहीं है। हम्म। अच्छा, अब ये बताइए कि ये जो मूवी में दिखाया गया है कि उनका जो कोरोनेशन है संभाजी महाराज का, वो बहुत स्मूथ है, हाँ उसमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। हाँ। बट रियलिटी ऐसी नहीं थी। रियलिटी में जो एक्यूजेशन भी आता है कि उन्होंने फ्रैट्रिसाइड की भी बात होती है कि भाई के साथ लड़ाई, उनकी जो स्टेप मदर थी सोयराबाई, सोयराबाई रानी ये साहब। भी एक्यूजेशन आया कि संभाजी महाराज ने उनको मार दिया। हाँ, तो ये कितनी सच्चाई है इन बातों में? जब शिवाजी महाराज की मृत्यु हुई, तो सोयराबाई रानी साहेब, उन्होंने राजाराम महाराज को राजा बनाने का प्रयास किया। वो उनकी माँ थी? हाँ, वो उनकी माँ थी। संभाजी महाराज की वो सौतेली माँ थी। सईबाई रानी बेसिकली साहेब। शिवाजी महाराज ने 2 शादियां की। एक हाँ एक से उनके जो राजा राम थे वो एक पुत्र थे, हाँ दूसरे से संभाजी महाराज थे। हाँ। तो इसीलिए वो कनेक्शन बनता है। शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद सोयराबाई महारानी साहब, उन्होंने राजाराम महाराज को छत्रपति बनाने का प्रयास किया। अन्नाजी दत्तो जो मिनिस्टर थे, उन्होंने भी उनका सहयोग दिया, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाए। जब संभाजी महाराज रायगढ़ आए, तो उन्होंने सभी को छोड़ दिया। वो राजा बन गए, छत्रपति बन गए। कोरोनेशन तो बाद में हुआ। 1680 में जब वो रायगढ़ आए, तो जो पुराने मिनिस्टर्स थे, सभी को अपनी अपनी पोजीशन दी गई। बाद में दूसरी बार जब प्रयास किया, तो जो भी ये सब मिनिस्टर्स वगैरह थे, अन्नाजी दत्तो और भी दूसरे लोग थे, उन सभी को मार दिया गया। और कंटेम्प्ररी एविडेंसेस ये कहते हैं कि सोयराबाई महारानी साहब को संभाजी महाराज ने नहीं मारा, उन्होंने आत्महत्या कर ली। क्या ये एविडेंस है कि जब संभाजी महाराज हाँ। छत्रपति बन गए 1981 में, हम्म। उसके बाद भी हाँ उनकी जो सौतेली माँ है वो जीवित थी? हाँ सोयराबाई 1681 के बाद हाँ भी जिंदा थे? हाँ। 1-2 साल तक? नहीं, 1681 के बाद नहीं, उसी वर्ष उन्होंने आत्महत्या करी। और ये जो आया है संभाजी महाराज ने उनको मारा, ये लेटर क्रॉनिकल जो है 19वीं सदी में लिख की गई, विच इज कंप्लीटली नॉन रिलायबल, उसमें ये सब आया है। और राजा राम, उनके साथ क्या हुआ? राजाराम महाराज वो रायगढ़ पे ही थे। हाँ। उनको अगर संभाजी महाराज ने इल ट्रीटमेंट दी हुई होती, ऐसी वैसी कुछ, तो वो आगे जाके अपना राज्य ही नहीं कर पाते। लेकिन उन्होंने 10-11 वर्ष औरंगजेब के विरुद्ध लड़ाई लड़ी, पूरे स्टेट को लीड किया। बिल्कुल नहीं मराठाओं थी, के बीच में कोई स्प्लिट नहीं था? बिल्कुल नहीं था। अगर होता तो वो हमें आगे दिखाई देता। मुझे बताइए कि संभाजी महाराज की मृत्यु के बाद 1 वर्ष मराठाओं में थोड़ी अव्यवस्था निर्माण हुई, लेकिन 1691 से उन्होंने औरंगजेब के डिफीट करना शुरू किया। क्या 1707 तक
औरंगजेब की हार ही होती रही। अगर उनमें ये डिवाइडेशन होती तो वो जीत ही नहीं पाते। अच्छा, बुरहानपुर की बात आती है तो वहाँ पे एक एक्यूजेशन आता है संभाजी महाराज के खिलाफ कि वो वहाँ पे गए तो वहाँ पे जो ट्रेजरी था उसका तो लूटपाट हुई, मराठाओं ने किया, लेकिन उसके अलावा भी जो सिविलियंस थे उनके साथ भी लूटपाट हुई और रेप की भी एक्यूजेशन कई लोगों ने लगाए हैं, जो मराठाओं के ऊपर लगाए हैं, मराठा सोल्जर्स या जो अटैक हुआ। तो क्या इसमें कितनी सच्चाई है? बुरहानपुर की मुहिम में, जी। बुरहानपुर की मुहिम पहले से ही तय थी। हम्म। अगर हम मुगल न्यूज लेटर्स देखें, अखबारात दरबार मोहल्ला, उससे हमें ये पता चलता है कि वो मुहिम शिवाजी महाराज ने डिफाइन की थी। लेकिन दुर्भाग्य से शिवाजी महाराज की मृत्यु हुई। शिवाजी महाराज की मृत्यु होने के बाद उस प्लान को एग्जीक्यूट किया छत्रपति संभाजी महाराज ने। डॉक्यूमेंट्स में ये सब नहीं आता है, किसी भी डॉक्यूमेंट में नहीं है। अगर कंटेम्पररी डॉक्यूमेंट्स मुगल डॉक्यूमेंट्स में आता है तो वो अपने दृष्टिकोण से लिख रहे हैं। लेकिन मराठा आर्मी के जो रूल्स है वो सभी ने प्रेज किए हैं कि कोई भी मराठा सैनिक स्त्रियां और प्रजा के साथ दुर्व्यवहार नहीं करता है, और मुगल हिस्टोरियंस भी इसके बारे में लिखते हैं। जब उनकी पराजय हो रही है तो मराठाओं के ऊपर वो ऐसे एक्यूजेशंस लगाएंगे ही लगाएंगे। लेकिन क्या मतलब ये उन्होंने लगाए हैं? वो मतलब ठीक उनका मुगलों ने लगाए हैं तो नहीं, अगर नहीं, हाँ, क्या लगाए हैं? क्या आपके सामने कोई डॉक्यूमेंट? नहीं, मुझे तो नहीं लगता। मैं वही बता रहा हूँ, मुगल डॉक्यूमेंट्स में बहुत बार ऐसा होता है कि जब शत्रु उनकी पराभव करने लगता है तो वो दूसरों के ऊपर ऐसे एक्यूजेशंस लगवाते हैं। हाँ, नहीं, तो उन्होंने मराठाओं के ऊपर लगवाए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब इसमें दो पार्ट आ जाते हैं ना। हाँ, कि मान लीजिए है ही नहीं, हाँ, वो एक्यूजेशन ही नहीं है, हाँ, तो हम कह सकते हैं ये तो बिल्कुल ही फॉल्स है। हाँ, और उसके बाद अगर ये आता है कि भाई एक्यूजेशन है कि हाँ, ऐसा हुआ, हाँ, तो ये मोटिव वाली बात आती है। लेकिन हाँ, अगर वो सोर्सेज में ही नहीं है उस टाइम हाँ, के, मुगल सोर्सेज में भी नहीं है, हाँ, तो ये बात कहाँ से आई? मतलब क्या है कि बहुत बार ऐसा होता है कि लोग अपने मन की कुछ भी बातें इधर उधर घुसेड़ देते हैं। हाँ, काफी खान जो होस्टाइल क्रिटिक है, अभी जिसका मैंने जिक्र किया, उसने भी ये बताया है कि मराठा सैनिक जो है उनका आचरण कैसा है, उनका व्यवहार कैसा है। अच्छा, फिर तो ये जो संगमेश्वर की जो बात होती है जहाँ हाँ, पे संभाजी महाराज को हाँ, कैप्चर किया गया, हाँ, उसमें भी ये कई लोग बोलते हैं, पता नहीं हिस्टोरियंस है या पर सोशल मीडिया पे ये बात आई है हाँ, कि जो उनके करेक्टर पे, संभाजी महाराज के करेक्टर पे भी सवाल उठा है कि वो वहां पे क्या कर रहे थे वास्तव में। जो मैं बात मतलब लोग समझ जाएंगे, बट और चीज की भी बात आई है कि वो उस सब कामों में इन्वॉल्व थे। थोड़ी सी अय्याशी का जो एक्यूजेशन आया है वो सब, बट फिर ये कंटेम्परेरी में हमको कुछ भी नहीं मिलता है इसमें। नहीं, उसका एक सोर्स है, कंटेम्पररी सोर्स है। अच्छा, वो है ईश्वरदास नागर की फुतवाते आलमगीरी। अच्छा, अब ईश्वरदास नागर है गुजरात के पाटन का, वो मुगलों की सर्विस में है। उसको कैसे पता चला कि उधर क्या हो रहा है? वो वहां से लिख रहा है पाटन में लिख रहा है वो। हाँ, वो पाटन, वो उसका गांव पाटन है। वो कहा उस समय तो मुगल फौज में नहीं था वो कोई, इसीलिए मैंने बताया कि अकाउंट कंटेम्पररी हो भी तो भी वो रिलायबल होना चाहिए ना। जो जिन मुगलों ने, जो मुगल वहां पे थे जिन्होंने लड़ाई लड़ी, अगर ऐसे होता तो साकिब मुस्तैद खान या मुगल न्यूज लेटर्स में उसका वर्णन आता कि ये ऐसा सब हो रहा था। उन रिलायबल अकाउंट्स में तो ये नहीं आता है। और क्या मतलब, ये तो एक बात हो गई कि एक इंसिडेंट हुआ, हाँ, राइट, संगमेश्वर की बात आई, तो वहां पे आप कह सकते हो कि प्लांट किया गया होगा, राइट, कि इस तरीके का उनको कैरेक्टर असैसिनेशन करने का। तो हम ऐसे इंस्टेंसेस में हम देखते हैं कि क्या उनके पूरे जीवन में, जीवन काल में, क्या कहीं हमको दूसरी बार भी सुनने को मिलता है ऐसा? नहीं, बिल्कुल नहीं मिलता है। तो वहां पे भी ये भी एक फैक्टर आता है कि कितना मोटिवेटेड है ये इस टाइप का एक्यूजेशन, राइट? बिल्कुल। वो विशालगढ़ पे थे और विशालगढ़ से रायगढ़ जा रहे थे। वो जो रास्ता है वो संगमेश्वर से जाता है। जब वो संगमेश्वर से जा रहे थे तो संगमेश्वर में उनका हॉल्ट था। उसी समय उनको कैद कर लिया गया है।
ये कोई मुगल जिनाना नहीं है। मराठा फोर्स, मराठा फोर्स ये हवा जितनी गति से चलती है उतनी गति से चलती है। और ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये कंटेम्प्ररी सोर्सेस बता रहे हैं। संताजी घोरपड़े जिन्होंने कासिम खान को मारा, ही वॉज द ट्रू हीरो ऑफ द मराठा वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। जो मुगलों के साथ 25 ईयर्स ये लड़ाई चली, तो कासिम खान दोड्डेरी में था और ये आदोनी में था, लगभग 80-100 किलोमीटर। इतना अंतर उसने 2-2.5 दिन में काटा और उसके ऊपर वो जा गिरा और उसने उसको परास्त किया। कोई सोच भी नहीं सकेगा कि इतनी गति के साथ वो वहां पहुंच जाएगा। कैवलरी का जो कैवलरी लीडर था, वो कमांडर इन चीफ ही था। वही आई थिंक बाजीराव की भी जो खासियत थी, बाजीराव की खासियत भी यही है, वो कि- इतनी गति से चलता है, हवा के साथ चलता है। उनके फौज में कोई विमेन वगैरह नहीं होती है, मराठाओं की फौज में। उसके मैं आपको 2 उदाहरण देता ये हूँ। देखिए कि जो उनकी सबसे बड़ी खासियत होती थी मराठाओं की हाँ बाजीराव के समय तक, हाँ वही कहीं ना कहीं 1761 में हाँ। जो पानीपत का युद्ध हुआ, उसमें भी कहीं ना कहीं एक फैक्टर वो भी रहा। नहीं, क्या है कि 18th सेंचुरी मेरे रिसर्च का सब्जेक्ट नहीं है। नहीं तो इसे उसके उसके लिए ऊपर हम अलग से टिप्पणी बात करना- करेंगे, लेकिन हाँ। ये एक बोला जाता है, हिस्टोरियंस बोलते हैं उस समय के जो हैं, हाँ कि इतने सारे जो महिलाएं और जो बच्चे और जो साथ में, क्योंकि वो तीर्थ यात्रा पे भी जा रहे थे एक तरीके से, तो वहां पे उनके साथ वो सेक्शन चलता था, तो उसमें फर्क तो पड़ता ही है, आपकी मूवमेंट कितनी तेज हो या कितनी नहीं, आप कितना मूवमेंट स्लो हो जाती है। लगेज साथ रहता है, दूसरे लोग साथ रहते हैं, तो लेकिन मूवमेंट स्लो। आप कुछ कह रहे थे इससे पहले कि 2 एविडेंस है। हाँ, 2 एविडेंस। एक तो भीमसेन सक्सेना है जिन्होंने मराठा फौज के बारे में लिखा है। मार्टिन है अभी जिसकी हमने चर्चा की, तो जर्मन उसका रिप्रेजेंटेटिव था। ये आई विटनेस है। अब आप प्रश्न पूछोगे कि वो अनरिलायबल है, तो ये रिलायबल कैसे हो गया? उसका कारण ये है कि वो आई विटनेस है, और आई विटनेस इसलिए है कि जर्मन ने स्वयं देखा था। वो क्या लिखता है? देर आर ओनली 2 टेंट्स विथ सिंपल क्लॉथ, वन फॉर शिवाजी हिमसेल्फ एंड वन फॉर हिज मिनिस्टर्स। वो आगे जाके क्या लिखता है कि देर आर नो डांसिंग गर्ल्स एंड वीमेन इन शिवाजीज आर्मी। शिवाजी महाराज तो फिर वो अलग थे ना, उनका नहीं, सभी रूल्स तो रूल्स है। फौज के रूल्स बदले नहीं जाते। उसके बाद वो कब तक फॉलो हुए होंगे? वो मतलब बाजीराव के समय तक तो डेफिनेटली फॉलो हुए, ये मैं वहां कह तक सकता तो हूँ। हुए हैं, हाँ। वहां तक तो डेफिनेटली फॉलो हुए। अच्छा, एक बात जो बोलते हैं कि संभाजी महाराज जो थे वो अपने विचारों से शिवाजी महाराज से ज्यादा हिंदुत्ववादी थे उस सेंस में। आज के मतलब उस समय हिंदुत्ववादी शब्द कुछ नहीं था, वो अलग शब्द थे। तो इसमें कितनी सच्चाई है? और मूवी में जो दिखाया गया है जब वो टॉर्चर होता है, तो उनको थोड़ा सेकुलराइज कर दिया गया है कि वो शायद बॉलीवुड का कुछ प्रॉब्लम है कि उनको दिखाना होता है कि भाई हम खिलाफत भी कर रहे हैं तो हम तो सेकुलर हैं, है ना? तो उसका बताइए कि उनके मतलब जब शिवाजी महाराज की बात करते हैं और संभाजी महाराज की बात करते हैं, तो उनके विचारों की का डिफरेंस जो है, खासकर जब हिंदू इश्यूज पे बात आती है, तो उसमें संभाजी महाराज का जो इंस्क्रिप्शंस हैं उनकी दुहाई दी जाती है कि उन्होंने तो हिंदू राज्य ही घोषित कर दिया था। और एक बात ये भी बोली जाती है कि गोवा में उन्होंने एक क्रिश्चियन जो प्रीस्ट था उनका एग्जीक्यूशन करवा दिया था, क्योंकि वो कन्वर्जन करवा रहे थे फोर्स तरीके से या ल्योर करके। तो इस तरीके की बातें हैं। मतलब आप जब पूरा हिस्ट्री उनका देखते, उनके विचार भी पढ़े होंगे आपने, उनके इंस्क्रिप्शंस भी देखे होंगे। कोई ज्यादा और कोई कम ऐसा नहीं है। ऐसे तो थोड़ी होता है, मतलब नहीं, थोड़ी नहीं होता। कुछ तो अंतर होता ही है विचारों में। नहीं, मैं बताता हूँ। उनका 1681 का बहुत अच्छा लेटर है संभाजी महाराज का। उसकी एक सेंटेंस है, बाद में हम कभी लेटर्स के ऊपर बातें करेंगे। उस लेटर, उनके करियर के शुरू में वो लेटर भेजा है उन्होंने। उससे क्या दिखता है, उनका ऑब्जेक्ट क्या है? उन्होंने साफ साफ लिखा है, राजश्री आबासाहेबांचे जे संकल्पित तेच करणे आम्हास अगत्य.
मुझे क्या करना चाहिए? जो शिवाजी महाराज का संकल्प है, उसी संकल्प को मुझे पूरा करना चाहिए। अब मुझे आप ही बताइए कि आगे कौन है और पीछे कौन है? नहीं ठीक है। और अब नहीं, जैसे मैं बताता हूँ। आज आपको मैं कंटेम्परेरी के तरीके से मैं आपको बता दूं। हाँ, अभी मान लीजिए नरेंद्र मोदी हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं। हाँ, उनसे पहले वाजपेयी थे, हाँ, और वो भी बोलते थे कि हम तो जो संघ का जो विजन है और उसको हाँ, हम हाँ, फॉलो हाँ, कर रहे हैं। हाँ। लेकिन वाजपेयी से ज़्यादा रेडिकल जो बोला जाता है वो नरेंद्र मोदी को बोला जाता है, उनसे ज़्यादा योगी जी को बोला जाता है। तो कुछ तो है ना, अंतर है ना। आज कंटेम्परेरी अच्छा, में भी है। ठीक है, ऐसे नहीं हो सकता। बेशक पिता पुत्र हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि एकदम मतलब उसी लेवल पे है। कुछ तो विचारों में होता है ना, कोई सख्त होता है, कोई नरम होता है, कुछ तो अंतर होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, फिर भी मैं आप परिणाम मैं निकलवा के रहूंगा। मैं परिणाम की चिंता किए बिना आपके प्रश्न का उत्तर देता हूं। हाँ, शिवाजी महाराज सबसे आगे है। वो तो है। नहीं, किसी भी बात में सबसे आगे है। अच्छा। उसके मैं 3 कारण बताता हूं। इस्लामी आक्रमणकारियों ने हमारे ऊपर आक्रमण किया, हमारी भाषा दूषित की। शिवाजी महाराज ने उस भाषा को नवसंजीवनी दे दी। पहली बात, उनकी सील संस्कृत में है। उनके पिताजी शाहजी राजे, उनकी माताजी जिजाऊ आऊ साहेब, शाहजी राजे के सभी एडमिनिस्ट्रेटर्स और ऑफिशियल्स, इन सभी की सील्स, मुहर जो लगती है लेटर्स पे, वो पर्शियन में है। लेकिन शिवाजी महाराज की आयु केवल 16 वर्ष थी। उस समय उनकी सील संस्कृत में बनी और वो सार्वभौमत्व दिखाने लगी। उसी समय लोगों को ये बात पता चल गई होगी, अब एक नए युग की शुरुआत हुई है। ये पहली बात। दूसरी बात, इस्लामी आक्रमणकारियों ने यहाँ के लोगों को कन्वर्ट किया, उनको इस्लाम में कन्वर्ट किया। शिवाजी महाराज ने उनको फिर एक बार हिंदू बनवाया। और तीसरी बात, शिवाजी महाराज ने यहाँ के इस्लामी आक्रमणकारियों ने जो मंदिर गिरवाए थे और उन्हीं मंदिरों के ऊपर उन्होंने मस्जिदें बनवाई थी। जितनी हो सके उन्होंने ऐसी मस्जिदें गिरवाई और उन मस्जिदों के जगह पुनः मंदिरों का निर्माण किया। ये 3 बातें हैं उनके जीवन में कॉमन है। अगर हम ठीक ढंग से देखें, छत्रसाल को उन्होंने यही उपदेश दिया, दूसरे लोगों को, अपने भाई को भी उन्होंने यही उपदेश दिया कि मैं इन दुष्ट तुर्कों के विरुद्ध लड़ाई कर रहा हूं, मुझे यश मिल रहा है क्योंकि भगवान मुझे सहायता करता है, और मैं हम दोनों, भगवान और मैं दोनों, इनको मार देते हैं। बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि जो हमें दिखाई देती है कि शिवाजी महाराज आगे थे। संभाजी महाराज ने भी बहुत अच्छा काम किया है। उनके भी एविडेंसेस है। कुछ एविडेंसेस मैं बताता हूँ। खासकर उनके इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शन जो है 1688 का इंस्क्रिप्शन है। इंस्क्रिप्शन का सेंटेंस ही है, आता है हिंदू राज्य जहाले। उन्होंने हिंदू राज्य घोषित कर दिया। हिंदू राज्य उसमें साफ साफ लिखा है। ये मेरे मन की बात नहीं कह रहा हूं। मैं जो भी कहूंगा, मेरे पास हर एक बात के लिए मेरे पास एविडेंस है। दूसरी बात मैं बताता हूं, जो चिदम्बरम का मंदिर है तमिलनाडु में, गोपाल दादाजी उनके सरदार थे संभाजी महाराज के। संभाजी महाराज के आज्ञानुसार वो मंदिर उन्होंने कंस्ट्रक्ट करवाया, नटराज मंदिर। वहां की पुष्करनी उन्होंने बनवाई है, और भी दूसरे ऐसे मंदिर संभाजी महाराज ने बनवाए हैं। हिंदू इंस्टीट्यूशन से उनको ग्रांट्स दी है, चाहे वो लैंड हो, पैसे हो, या ग्रेन वगैरह हो, सामग्री हो। शिवाजी महाराज ने दिया है, संभाजी महाराज ने दिया है। राजाराम महाराज के समय ऐसी स्थिति हो गई थी राज्य की, फिर भी राजाराम महाराज ने भी दिया है। आपका प्रश्न था कि दोनों में से कौन आगे है, तो उसका मैंने परिणाम की चिंता किए बिना उत्तर दिया। फिर एक बार देता हूं, उन दोनों में से शिवाजी महाराज आगे थे। इसमें कहीं ना कहीं जो आपने मुझे बताया, फंडामेंटली जो डिफरेंस आपके कहने के बाद मुझे जो लगा, उसमें यही है कि शिवाजी महाराज ने हिंदू राज्य की घोषणा नहीं की। नहीं, ऐसी बात नहीं लेकिन है। नहीं, लेकिन संभाजी महाराज ने हिंदू राज्य
नाम के साथ हाँ, उन्होंने बोला। ये हिंदू राज्य की घोषणा करना या ना करना ऐसी कोई बात ही नहीं है, हम्म क्योंकि उनका कार्य ही वही है। द नेचर ऑफ शिवाजीज किंगडम वॉज प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ हिंदुज्म। तो वो सेक्युलर नहीं थे, मतलब आप ये सब बिल्कुल सेक्युलर। सेक्युलर का भी मैं आपको बताता हूं, सेक्युलर की आज की संकल्पना अलग है, सहिष्णुता की संकल्पना अलग है। सेक्युलर मतलब सहिष्णु नहीं होता है, टॉलरेंट। टॉलरेंट। आप देखिए, मैं आपको 2-3 बातें बताता हूं। मुझे कोई एक ऐसा एविडेंस दीजिए, शिवाजी महाराज ने या संभाजी महाराज ने या किसी भी मराठा राज्यकर्ता ने अपने नॉन हिंदू पॉपुलेस के ऊपर जिजिया खराज जैसे कर लगवाए। एक उदाहरण दीजिए मुझे, या किसी प्रजा के साथ उन्होंने कर इकट्ठा करने के लिए कोई ऐसे वैसे कदम उठाए, जैसे मुगलों ने किसानों के सिर काटे और उनके मीनार बनवाए। अकबरनामा में तो उसकी चित्र बनी है, पीटर मुंडी ने उसकी चित्र बनवाई है, सिरों के मीनार सभी। बाबर, ही वॉज द ट्रू फादर ऑफ स्कल्स टॉवर्स। हुमायूं हुमायूं ने भी सिरों का मीनार बनवाया है। अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ऐसा मराठाओं ने किया? नहीं किया। कोई भी जो दिखे वो मस्जिद गिरा डाली, ऐसा मराठाओं ने किया? नहीं किया। सहिष्णुता का अर्थ हमें समझ लेना चाहिए। ये मेरा राज्य है, जैसे हिंदू लोग रहते हैं वैसे ही आप ही रहिए। जितना हिंदुओं को कर देना है उतना आपको भी देना पड़ेगा। लेकिन आप जो मुगलों के राज्य में हिंदुओं के साथ जो बर्ताव करते हैं, वो बर्ताव मेरे राज्य में करेंगे तो वो नहीं चलेगा। डच लोगों के साथ उनकी ट्रीटी हुई शिवाजी महाराज की 1677 में, स्लेव ट्रैफिकिंग जिसे हम कहते हैं। शिवाजी महाराज ने कहा, अब मैं इस भूमि का स्वामी हूं। आप इसके पहले यहां से लोगों को स्लेव बनवाते थे, उनको खरीदते थे, बेचते थे। आज से ये नहीं चलेगा। डच लोगों ने लिखा है 1677। संभाजी महाराज की 1684 में अंग्रेजों के साथ ट्रीटी हुई। उन्होंने लिखा है कि आप मेरे राज्य में से किसी भी को आप क्रिश्चियन नहीं बनवा सकते, ना ही आप उनको ये स्लेव बना के खरीद सकते या बेच सकते। 1684 की जो ट्रीटी है, डेक्कन के क्लॉजेस अलग है, कर्नाटका के क्लॉजेस अलग है, लेकिन ये क्लॉज कॉमन है। और पोर्चुगीज लोगों की बात की, वो जो 4 क्रिश्चियन पादरी थे उनको मार गिराया, वो उन्होंने नहीं, वो शिवाजी महाराज ने मारा था। ये इंग्लिश लेटर में आया है। वहां का जो वॉइसराय था 1667 में, उन्होंने ऐसा ऑर्डिनेंस निकाला कि गोवा में केवल कैथलिक क्रिश्चियन रहेंगे। तो शिवाजी महाराज की मुहिम हुई, सभी लोग आए उनके पास। उन्होंने कहा कि ये सब चल रहा है। शिवाजी महाराज ने उसी समय उनके हाथों, मराठा सैनिकों के हाथों 4 क्रिश्चियन पादरी लग गए। उन्होंने कहा कि आप मेरा धर्म स्वीकार कर लो, हिंदू धर्म। उन्होंने ना बोल दिया। शिवाजी महाराज ने कहा, आप क्या करते थे? हिंदुओं को मारते थे, अब मुझे आपको मारना पड़ेगा आपके पास, आप बताइए क्या करना है। तो उन्होंने कहा कि वो तैयार नहीं थे। शिवाजी महाराज ने कहा, इन 4 की सिर काटो और गोवा में भेज दो। जैसे ही वो 4 सिर मिल गए उधर गोवा में, तो उसने वो ऑर्डिनेंस पीछे ले लिया। अब उसका परिणाम क्या हुआ? गोवा वॉज डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स: बारदेश, तिसवाड़ी एंड सास्टी. Bardesh means today's Mapsa Pedne area. Tiswadi means Old Goa and Margao means Sashti. बारदेश में केवल 3000 हिंदूज रह गए थे। 3000, ओनली 3000। इस मुहिम के बाद तुरंत ये ऑर्डिनेंस पीछे ले लिया गया और हिंदू बच गए। ये 1667 की बात है। 1684-85 में संभाजी महाराज की नेवी में कोई मुसलमान था, उसने गाय काट ली। जब उनको ये बात पता चली तो इंग्लिश लेटर्स में आया है, संभाजी महाराज ने उसको मार दिया। मूवी में एक और बात आती है कि जो एक्यूजेशन आया है लेफ्ट विंग की तरफ से, और जो उन्होंने ये कहा है कि मूवी में दिखाया कि मराठा वर्सेस मुगल, मराठा अच्छे मुगल खराब। और ये एक तरीके से जो आज की पॉलिटिक्स है हिंदू मुस्लिम की और हिंदू नेशनलिज्म की, उसको
उस नरेटिव को बढ़ावा देती है। इस नरेटिव को जो पुश करने वाले हैं और जो इस एक्यूजेशन को लगाने वाले हैं, वो लोग ये भी कहते हैं कि अब आप देखिए कि संभाजी महाराज वो तो खुद दिलेर खान के अंडर में उनके साथ चले गए थे, मुगलों के साथ। अब वो सब तो दिखाया ही नहीं इस मूवी में। तो ये जो नुआंस होता है हिस्ट्री में कि ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, तो आप अब उसके ऊपर भी बात करिए कि जो संभाजी महाराज मुगलों के साथ मिलके लड़ाई कर रहे थे। तो ये इसके बारे में आप क्या कहेंगे? पहली बात ऐसी है कि मुगल और मराठाओं में जो बेसिक डिफरेंस है वो हमें समझना चाहिए। वो बेसिक डिफरेंस ये है, डिवाइडेशन ऑफ पॉपुलेस बेस्ड ऑन रिलीजन। रही बात संभाजी महाराज दिलीर खान के पास गए, तो जब वो वापस आए तो संभाजी महाराज ने क्या मुगलों जैसा बर्ताव किया? जब वो मुगलों के साथ थे तो मुगल प्रजा के साथ उन्होंने ऐसा बर्ताव किया जैसे मुगल हिंदुओं के साथ बर्ताव करते हैं? बात यह है कि उनका राज्य कैसे चलता था, वो राज्य कैसे करते थे। राज्य करना दो ही कारण होते हैं, राज्य करने के दो कारण होते हैं। पहला महसूल इकट्ठा करना और दूसरा फौज रखना। और ये दोनों कारण एक दूसरे से जुड़े हुए थे। महसूल किस लिए इकट्ठा करना है? प्रजा का कल्याण के लिए नहीं। जिस फौज के आधार पर हम महसूल इकट्ठा कर रहे हैं उसकी सैलरी देने के लिए। और फौज किस लिए रखनी है? जो हमारा महसूल वसूलने का जो अधिकार है उसके ऊपर आंच ना आए, वो कोई हीरा ना ले, इसके लिए हमें फौज रखनी है। लेकिन शिवाजी महाराज एकमात्र ऐसे हैं और उनकी जो परंपरा आगे निर्माण हुई, ये हमें कैसे पता चलता है? उनके जो लेटर्स है अपने अधिकारियों को लिख के हुए, उससे पता चलता है कि उनका तीसरा और एक हेतु है राज्य करने का। वो हेतु ये है शिवाजी महाराज का कि हमें प्रजा के लिए राज्य करना है। ये राज्य हम क्यों कर रहे हैं? प्रजा का कल्याण करने के लिए ये हम राज्य कर रहे हैं। ये राज्य लोगों का कल्याण करने के लिए है। शिवाजी अब ये दो तीन मजे के उदाहरण देता हूं। नूरजहान जब वो उसने अपने जीते जी अपनी कब्र बनवा दी। ताजमहल इज ए टोम्ब, तो उसके ऊपर 50 लाख रुपया खर्च हुए हैं उस समय। ऐसे मराठाओं ने किया क्या? पर्सिवल स्पीयर बहुत अच्छे हिस्टोरियन है, उन्होंने अपनी जो बुक है, उन्होंने ये सभी मुगल मॉन्यूमेंट्स है, इनको मेरी एंटोनेट्स चॉकलेट केक कहा है। और एर्नोल्ड टॉयम्बी, ये जो एक्ट्स थे मंदिर बना के उसी जगहों पे मस्जिदें बनवाना। औरंगजेब ने पहले विश्वनाथ मंदिर तोड़ा, बाद में केशवराय मंदिर तोड़ा और उन्हीं जगहों पे मस्जिदें बनवाई। क्यों? वो हिंदुओं को दिखाना चाहता था कि आपके ऊपर इस्लाम का राज्य बन गया है। डेमोन्स्ट्रेट करना बार बार। और जहां पे मंदिर बना, हाँ, वहां पे जिस मंदिर को नहीं तोड़ सकते थे, वो उसी के सामने या उसी के बाजू में इतनी बड़ी मस्जिद बनवाना जैसे टेम्पल अपने आप में सेकेंडरी हो जाएगा। अच्छा। ये जो रशिया का एक्ट है, रशिया ने 1804 में पोलैंड जीत लिया और जैसे ही पोलैंड जीत लिया, रशिया क्रिश्चियन राष्ट्र है, पोलैंड क्रिश्चियन राष्ट्र है। उन्होंने पोलिश लोगों को ये डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए कि अब उनके ऊपर रशियंस का राज्य निर्माण हुआ है, हर शहर में चौराहे चौराहे पे ऑर्थोडॉक्स कैथेड्रल बनवाए। 1919 में पहला विश्व महायुद्ध समाप्त हुआ और पोलैंड रशिया से स्वतंत्र हो गया, उनके क्लचेस से उनकी छूट हुई। तो उन्होंने पहला काम कौन सा किया? उन्होंने सभी ऑर्थोडॉक्स कैथेड्रल गिरा डाले। आज क्या करना चाहिए मैं नहीं बताऊंगा, मैं हिस्टोरियन हूं, जो है सो है, जो मैंने बताया। आपने एग्जाम्पल दिया कि जहां पे मंदिर जैसे कोई बनता था और जिसको वो तोड़ नहीं पाते थे, वहां पे वो और इतनी भव्य मस्जिद बना देते थे ताकि वो छोटा हो जाए। तो इस तरीके से क्या, कौन सा मतलब एग्जाम्पल? महाराष्ट्र में ऐसी बात, घोड़ेगांव एक गांव है, वहां पे भी ऐसा हुआ है। राजपूताना में 2-3 जगहों पे हुआ है। अच्छा, तो क्या ये जो मोदी जी ने बनारस में जो विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया है और जो अब जो मस्जिद है,
वहाँ पे जो ज्ञानवापी मस्जिद थी उसके कंपैरिजन में वो इतनी छोटी लगती है। तो क्या ये वही स्ट्रेटेजी मोदी जी यूज कर रहे हैं? नहीं, मैं नहीं जानता कि मोदी जी कौन सी स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हैं, लेकिन मैं इस देश का नागरिक हूँ और सार्वभौम भारत का नागरिक हूँ। ये रेटोरिकल हाँ, क्वेश्चन था। हिंदू नेशनलिस्ट हूँ, तो मेरी भी भावना उस मंदिर से जुड़ी है। तो आज भी जब मैं वाराणसी जाता हूँ, मेरे आंखों पे पट्टी बांध दी जाए तो भी मैं चूकूंगा नहीं। इतनी बार मैं वाराणसी गया हूँ और वो सब परिसर मैंने देखा है। आज भी जब मैं उस नंदी को देखता हूँ तो मेरी आंखों में अश्रु निकल आते हैं। आज भी जब मैं केशवराय मंदिर जाता हूँ मथुरा, तो मुझे बहुत दुख होता है, मेरे आंखों में अश्रु निकल आते हैं। क्या करूं, मुझे आज भी लगता है कि जो है सो है, यहाँ पे मंदिर होना चाहिए। और जो है सो है, इसलिए मैंने बताया कि मैं हिस्टोरियन हूँ। यस, आई एग्री, मैं हिस्टोरियन हूँ। फिर भी मैं भी सामान्य व्यक्ति हूँ, मैं कोई भगवान नहीं हूँ। मेरी भी भावना है। अरे भैया, मैंने तो रिटोरिकल क्वेश्चन नहीं पूछा नहीं, था। फिर भी मैंने जो देखिए, वैसे हिस्टोरियन को सच बताना चाहिए। जैसे जो आम लोग हैं, हाँ जो सच्चाई जानना चाहते हैं, हाँ वो आप पर कैसे विश्वास करें? क्योंकि आप खुलकर कह रहे हैं कि मैं हिंदू राष्ट्रवादी हूँ, हाँ। हिंदू नेशनलिस्ट हूँ और हम्म। ये सब। तो एज अ हिस्टोरियन, जब आपको कैसे लोग ट्रस्ट करेंगे कि भाई आप सच्चाई बात करेंगे रादर देन कि जो जो मैं ट्विस्ट करेंगे हिस्ट्री को, ताकि जो आपका हिंदू राष्ट्रवाद है उसका नैरेटिव बिल्कुल सही है, आगे जाए? बिल्कुल सही है। वो मैंने जो लिखा है वो सभी लोगों के सामने है। उन बुक्स में मैंने जो एविडेंसेस दिए हैं, वो सभी एविडेंसेस सभी लोग क्रॉस चेक कर सकते हैं। मेरा जीवन एक खुली किताब है, मेरा रिसर्च खुली किताब है। ऊपर अलग लिखना और नीचे अलग एविडेंसेस देना, ये मेरा काम नहीं है। अरे जो है सो है, एक बार धनुष्य से तीर निकल गया तो निकल गया। वो कहाँ जाएगा और किसके छाती में घुस जाएगा, इसके बारे में हम नहीं सोचते। मुझे मेरा उत्तर पूरा करने दीजिए। जो एविडेंसेस है, जो रिलायबल, पहले मैं एविडेंसेस की चर्चा करता हूं किसी भी पुस्तक में। मेरा जो भी ग्रंथ है आप निकालिए, मैं एविडेंसेस की चर्चा करता हूं। और मैं कोई भी एविडेंस हो, पर्शियन हो, मुगलों का हो, आदिल शाही का हो, कुतुबशाही का हो, पोर्चुगीज हो, इंग्लिश हो, डच हो, फ्रेंच हो, राजपूत हो, जाट हो, कोई भी एविडेंस हो या आसामी सोर्सेस हो, मैं कहता हूं कि ये एविडेंस है। ये एविडेंस कौन सा हिस्सा हिस्ट्री का लिखने के लिए उपयोग में लाया जाता है, वो मैं बताता हूं। और मैं हिंदू नेशनलिस्ट हूं, वो मैं निजी जीवन में हूं। जब मैं हिस्टोरियन हूं तो मैं इम्पार्शियल हूं। जो मेरे सामने आता है, मैंने कभी भी हिंदुओं का पक्ष नहीं लिया है। सच को सच और झूठ को झूठ कहा है। अब मैं इसमें एक बात कहूंगा कि हाँ आपने जो कुछ बोला हाँ वो 100% हाँ सच है। हाँ और मैंने जितना पढ़ा है, मैं जानता हूं कि आपने जो भी लिखा है उसमें हाँ, हर एक लाइन में आपको वो एविडेंस है। एविडेंस होता है, उसका एविडेंस है। लेकिन एक हाँ हिस्टोरियन जब लिखता है, हाँ तो जो वो नहीं लिखता है हाँ। उसके पीछे भी कारण होता है। तो जो नहीं लिखना है, अब जैसे एक जो बात बोली जाती है, मराठा हिस्टोरियंस जो मराठी हिस्ट्री के ऊपर बात करते हैं, जो मराठा एम्पायर की जो हिस्ट्री है, उसमें बहुत सारी चीजें जो इनकन्वीनियंट ट्रूथ्स हैं उसको ओमिट कर देते हैं या उस पर बात नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। महाराष्ट्र में हमने देखा है कि जो भी आज के नेताओं के ऊपर जो कोई टिप्पणी करता है तो उसको थप्पड़ पड़ता है। हाँ। ठीक है, अब वो जो जिनको भगवान के तरीके से पूजा जाता है, संभाजी महाराज, शिवाजी महाराज और मराठाओं की जो हिस्ट्री है, उसको बहुत बहुत सेंसिटिव टॉपिक है वो। अगर आप जैसे हिस्टोरियन मान लीजिए कल को कुछ लिखते हैं जो इनकन्वीनियंट ट्रूथ है, तो हो सकता है कि मराठा हिस्ट्री में वो बिल्कुल सच है, लेकिन और वो हिंदू राष्ट्रवाद के आपके विचारधारा में भी वो सच है और वो आपको मदद करेगा। क्योंकि अगर हम पिछले जो हमारी गलतियां हैं उससे हम नहीं सीखेंगे तो हम फिर से दोहराएंगे। क्योंकि पानीपत युद्ध की हर इलेक्शन में बात होती है, तो उसमें युद्ध में गलतियां क्या हुई, अगर हम उस पर बात ही नहीं करेंगे
हाँ, तो इस तरीके के जो इनकन्वीनियंट ट्रूथ हैं वो कई हिस्टोरियंस हैं जो मराठा हिस्ट्री पे काम करते हैं वो छुपाते हैं, क्योंकि उनको अपने घर की रोजी रोटी चलानी है। मैं दे आपको कांट स्पीक द ट्रूथ। तो एज अ हिस्टोरियन मतलब कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि आप जो लिखते हैं वो आप ऐसे टॉपिक्स ही ऐसे चुने कि शायद आपका उसमें सही है, आपने जो लिखा है वो बिल्कुल सही है, लेकिन आपने टॉपिक ही ऐसा चुन लिया। तो वो एक मैं एज अ हिस्टोरियन क्या हाँ, सोचते हो आप? नहीं मैं बताता हूँ, मेरा भाग्य अच्छा है कि मुझे जो भी टीचर्स मिले, एक तो 4 लोग हैं जिनके मैं नाम लेना चाहूँगा, जिन्होंने मेरे ऊपर संस्कार किए। पहले तो निनाद बेडेकर है, उनकी मृत्यु हुई 2015 में। मेरे और 3 टीचर्स हैं, एक गजानन भास्कर मेहेंदले है, बहुत बड़े हिस्टोरियन हैं। बिल्कुल। मानसिंगराव कुमटेकर है, जिन्होंने मुझे मोडी सिखाया और डॉक्यूमेंट्स पढ़ना सिखाया। और प्रदीप दादा रावत है, जो पुणे के एमपी भी थे। तो इन चारों लोगों ने मुझे एक बात कॉमन सिखाई। जब मैं हिस्टोरियन हूँ तो मैं केवल और केवल सत्य के पक्ष में हूँ, और सत्य डॉक्यूमेंट से आता है, मेरे मन से नहीं। जो डॉक्यूमेंट्स में है, जो है सो है। मैं उनका इस इंटरव्यू में नाम नहीं लूंगा, लेकिन उनको मैंने क्रिटिसाइज किया है, मैंने डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म नहीं किया है। और उन्होंने जो बात कही है उनके फेवर में मेरे पास 2 डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस है कि वो जो कह रहे हैं वो सच है। तो मैंने उन डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस को छुपाया नहीं है, मां कसम छुपाया नहीं है, मैंने लोगों के सामने रखा है। ये देखिए, ये भी डॉक्यूमेंट्स है, हमें इसका भी विचार करना चाहिए। क्रिटिसिज्म और डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म ये दोनों अलग बातें हैं। हमें क्रिटिसिज्म करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। किस लिए करनी चाहिए? आज हमें हिस्ट्री से क्या सीखना है? जो पिछली गलती हुई है वो गलती दोबारा ना हो, इसके लिए हिस्ट्री सीखनी है। इन चारों ने मुझे जो कॉमन बात पढ़ाई, वो क्या पढ़ाई? हिस्टोरियन कौन है मुझे नहीं मालूम, कौन से धर्म का है वो भी मैं नहीं जानता, उसकी जात क्या है मैं नहीं जानता, वो कैसे दिखता है मैं नहीं जानता, उसका स्टेटमेंट क्या है, उसका विधान क्या है, वो सही है या गलत है, ये मैं कैसे डिसाइड करूंगा? उसने उस स्टेटमेंट के लिए कौन सी डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस का उपयोग किया है, वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस मैं पढ़ूंगा, वो हिस्टोरिकल लिटरेचर में स्टडी करूंगा, फिर मैं अपना ओपिनियन बताऊंगा और मैं कहूंगा कि इनका ये स्टेटमेंट है, ये ऐसा है, इन्होंने इन एविडेंसेस को उपयोग में लाया है, लेकिन यही हिस्टोरिकल एविडेंसेस ऐसा कहते हैं, इस आधार पे मेरा ये मत है और वो मत मैं लोगों के सामने रखूंगा। ये हिस्ट्री का रूल है। और सभी यंग हिस्टोरियंस है जिनको डर लगता है कि हम कैसे लिखेंगे, लोग क्या कहेंगे। मैंने 2-3 बार महाराष्ट्र में बोल दिया, अगर मेरे ऊपर मेरा मुंह कोई काला करेगा या तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, तो मैं अब आपकी नहीं, एक मजे की बात बताता हूँ। शिवाजी महाराज का लेटर है 5 सितंबर 1676। उन्होंने कहा, मैं किसानों का कर्जा माफ नहीं करूंगा, आपको इंटरेस्ट नहीं देना है, बट यू हैव टू पे द प्रिंसिपल अमाउंट। आप 8-10 वर्ष ले सकते हैं, लेकिन आपको जो सहायता दी गई है वो पैसे आपको लौटाने पड़ेंगे। बार बार आप किसानों का कर्जा माफ करते रहेंगे तो किसानों को आप एम्पावर्ड, शक्तिशाली नहीं बनाएंगे, आप उनको उनकी शक्ति कम करेंगे। इसलिए आप किसी को भी शक्तिशाली बनाने का प्रयास कीजिए। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। नहीं, मैंने कहा है इसमें गलत तो कुछ है ही नहीं। नहीं, गलत नहीं। लोगों को अगर गलत लगे भी और वो मुझसे उल्टा सिल्टा प्रश्न करे या कुछ करे, मैंने कहा मुझे नहीं डर लगता। चलो, आपका मुंह काला हो इसके लिए मैं थोड़ा कंट्रीब्यूशन देना चाहूंगा। अब हमने बात की कि ऐसा कौन सी गलतियां हैं जो हम सीखना चाहिए, तो हम इस पे बहुत लंबी चर्चा करेंगे कभी। लेकिन एक गलती मराठा हिस्ट्री में किसने की जिससे हमको आज सीखना चाहिए? क्या होता है कि गलती किसे कहे और एरर्स ऑफ जजमेंट किसे कहे,
हाँ। ये हमें समझना चाहिए। नहीं नहीं, यही तो बात होती है, जब हाँ। आप एक पोजीशन ऑफ पावर में हैं, हाँ। आप राजा हैं, हाँ। ठीक है, हाँ। जब आप एरर ऑफ जजमेंट भी करते हैं, हाँ। तो ऐसा नहीं है कि आप जानबूझ के वो कर रहे हैं। हाँ। आप किसी के अपने बिल्कुल अपनी सही है। हानि क्यों करोगे? बिल्कुल सही है। अब ये एरर्स ऑफ बात, जजमेंट। जब अब मान लीजिए हम नेहरू जी की क्रिटिसिज्म करते हैं 1962 युद्ध का, ऐसा हाँ। नहीं है कि वो हारना चाहते थे, हाँ। हाँ। ठीक है, उनको तो हाँ। बहुत बड़ा धक्का लगा था, हाँ। लेकिन जो एरर्स ऑफ जजमेंट हैं हाँ। वो बहुत लंबे सालों तक वो चलते रहे, हाँ। और आखिरी में परिणाम उनको वो भुगतना पड़ा। हाँ। तो वो भूल भी है, बहुत बड़ी भूल है, ना। और वो उनके कैरेक्टर के जो कमी है हाँ। उसको बाहर लाता है। हाँ। तो उससे हम सीखना चाहिए कि क्या क्या गलतियां हुई भाई 1962 में, उसी तरीके से मतलब 1761 में क्या गलतियां हुई, या और युद्धों में क्या गलतियां हुई, कहाँ पे ऐसा हुआ कि जहां पे हमको लगा कि हाँ यहाँ से मराठा साम्राज्य का डाउनफॉल शुरू हुआ, और उसकी वजह से जो अंग्रेज हैं उनको फैलने का मतलब मौका मिल गया। 2-3 बातें बताता हूँ, सच सच बताता हूँ, और ये कोई डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म नहीं है। कंस्ट्रक्टिव बताइए। बिल्कुल। हाँ, क्या है कि शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज दोनों ने जागीर, किसी को जागीर दी, असाइनमेंट ऑफ जागीर्स, इसका हमारे पास एक भी उदाहरण नहीं है। लेकिन ये जो पॉलिसी थी, किसी को भी जागीर नहीं देनी है, औरंगजेब के विरुद्ध जो संभाजी महाराज की मृत्यु के बाद लगभग 17-18 वर्ष लड़ाई चली, उस लड़ाई को जीतने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोग हमारी ओर से लड़े, इसलिए उस पॉलिसी को थोड़ा बदलना पड़ा, और राजाराम महाराज ने जागीर देना शुरू किया। वतन भी दिए गए, वतन तो शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज ने भी दिए हैं, लेकिन वतनदार जितने पावरफुल थे उससे कई अधिक जागीरदार पावरफुल थे। जागीर ये है कि ये जो मानो दिल्ली है, दिल्ली आपको जागीर दी गई, आपके साथ सरकारी अधिकारी रहेंगे, आपके भी अधिकारी रहेंगे, आप सीधा दिल्ली से रेवेन्यू कलेक्ट करो, आपको इतनी फौज रखनी है, अपनी फौज का खर्चा निकालो, अपनी सैलरी है वो ले लो, और जो बचा हुआ पोर्शन है वो गवर्नमेंट को दे दो। दैट वाज द जागीर सिस्टम। शिवाजी महाराज abolished the Jagir system and he established direct contact with the peasants. ओके। आपको सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। सेंट्रलाइज किया, लेकिन राजाराम महाराज को इस पॉलिसी को बदलना पड़ा। दैट वाज नीड ऑफ एन हार, वो आवश्यकता थी। राजाराम महाराज की मृत्यु हुई, तारा रानी उन्होंने राज्य की ये नींव संभाली, वो लगभग 7-8 वर्ष। उसके बाद में शाहू महाराज आए। जागीर, संभाजी महाराज के बेटे। हाँ, संभाजी महाराज के बेटे। जागीर व्यवस्था के कारण ही मराठे पूरे देश में फैल गए, उनका बहुत बड़ा साम्राज्य हुआ, और जागीर व्यवस्था के कारण ही उस साम्राज्य का डाउनफॉल हुआ। क्योंकि जागीर व्यवस्था का जैसे मैनेजमेंट करना चाहिए, जो मैनेजमेंट होनी चाहिए, उस मैनेजमेंट में 1772 से लेके लैक्यूना क्रिएट होना शुरू हो गया। वो क्या थे, वो 1-2 सेंटेंसेस में मैं नहीं बता पाऊंगा। बिल्कुल। उसके लिए कोई अलग एपिसोड करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। और एक बात बताता हूँ, अब आप कहेंगे कि तो मुगल साम्राज्य का जो डाउनफॉल हुआ वही मराठाओं का कारण है, ऐसा नहीं है। और एक अभी मैंने ICHR को मेरा प्रोजेक्ट सबमिट किया है, वो मैंने अभी पढ़ाई की है, इसलिए बताता हूँ। हमारे ऊपर जितना भी कर्जा बढ़ता है वो रीपे करने के लिए उस समय मेन सोर्स क्या है रेवेन्यू का? लैंड रेवेन्यू। लैंड रेवेन्यू सिस्टम हमेशा रिफॉर्म होती रहनी चाहिए, और वो बिना रुकावट के वो आना चाहिए। जितना कर्जा बढ़ता गया, तो वो कर्जा रीपे करने के लिए जितना रेवेन्यू आना चाहिए था उतना मराठाओं के पास नहीं आया। ये जो खेती व्यवस्था है उसके ऊपर उनका जो दुर्लक्ष्य हुआ, उन्होंने ठीक ढंग से ध्यान नहीं दिया, ये भी गलती है। और एक बात बताता हूँ, सैनिक जो होते हैं, मराठी में एक कहावत है, सैन्य पोटार्थी असतं। सैनिक पीठ के लिए लड़ता है, उसे क्या है कि समय पे सैलरी मिलनी चाहिए। अगर समय पे सैलरी नहीं मिलेगी तो वो आपके लिए कैसे लड़ाई करेगा?
ये तो सब्सिडियर ये तो बहुत पूरे भारत में ही जो सारे इंडिया के किंगडम्स थे वो बिल्कुल सारे ही ये इसलिए हारे हैं अंग्रेजों से, क्योंकि बिल्कुल अंग्रेजों के पास स्टैंडिंग आर्मी थी जिनको हर तारीख को 1 तारीख को तनख्वाह अब मिलती थी। मिलनी है। हम्म। और सब्सिडियरी अलायंस, अगर हम सब्सिडियरी अलायंस ठीक ढंग से देखें तो अभी मैं बात कर रहा था, आज ही बात कर रहा था, सब्सिडियरी अलायंस का पहला क्लॉज है, यू कैनॉट रन योर फॉरेन पॉलिसी विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ द इंग्लिश। हम्म। यानी कि आपका सार्वभौमत्व ही समाप्त हो गया। सब्सिडियरी अलायंस के जो क्लॉजेस है उसमें एक क्लॉज ये भी है, आपका संरक्षण करने के लिए ब्रिटिश लोगों की जो डिवीजन रहेगी, उस डिवीजन की सैलरी आपको ही देनी है, और उसके लिए आपके ही राज्य की कुछ जमीन आपको उन्हें जागीर देनी है। अब क्या और करते हैं, जिसकी नहीं नहीं, लाठी उसकी भैंस। हाँ, तो अब मानिए कि आप मेरे राज्य से अलग है, आपका संरक्षण करने के लिए अंग्रेजों की टुकड़ी, मेरा संरक्षण करने के लिए भी अंग्रेजों की ही टुकड़ी, तो एक अंग्रेज डिवीजन दूसरे अंग्रेज डिवीजन के ऊपर क्यों अटैक करेगी? मैं छत्रपति शाहू महाराज के बारे में भी बात करना चाहता था, क्योंकि उनके अंडर में ही हाँ, जो साम्राज्य है वो साम्राज्य इतना बन गया। पूरा भारत में फैला। बिल्कुल बट इस सही। पे फिर हम कभी बात करेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है। हाँ। सर थैंक यू सो मच, आपने इतने विस्तार से सारी चीज़ों को बताया और बहुत फ्रैंक डिस्कशन रहा हमारा। हाँ। पहला वाला जो एपिसोड था उससे काफ़ी फ्रैंक डिस्कशन रहा, तो अगले वाले में थोड़ा और हम अच्छे से करेंगे। डीप डाइव करेंगे। आप ये आखिरी में ये भी बता दीजिए कि कौन कौन सी जो पुस्तकें हैं उस पे आप काम कर रहे हैं। अभी मैंने शिवाजी महाराज के कोरोनेशन पे बड़ी बुक बनवाई है, कोरोनेशन ऑफ शिवाजी द ग्रेट, द इवेंट दैट चेंज्ड इंडिया फॉर एवर। ये रूपा पब्लिकेशन से छपेगी, अगले वर्ष छपेगी। मुगल मॉन्यूमेंट्स जो है, खास तौर से रिलीजियस मॉन्यूमेंट्स, उसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। उसके ड्राइंग्स वगैरह बनवाना, उसके ऊपर कितना खर्चा हुआ, कितना एरिया कवर किया है, और ये सब पैसा हिंदुओं के टैक्सेस से आता था। उन्होंने वो पैसा ऐसे उड़ाया है उन मॉन्यूमेंट्स के, केवल अपने प्लीजर के लिए। वो पैसा हिंदुओं के कल्याण हेतु उसका उपयोग हो सकता था। वो बड़ी किताब बनेगी। अब फोर्ट आर्किटेक्चर पे मैंने बहुत बड़ी किताब बनवाई है। वो कॉस्टली है लेकिन काम भी वैसा हुआ है। लगभग 300 आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स है, उतनी मिनिएचर पेंटिंग्स और 40 मैप्स है। फोर्ट आर्किटेक्चर ऑफ और छत्रपति मुझे पता है शिवाजी। कि आपने उस पे कितनी मेहनत की है, मेहनत की है। साल लगा के, और बहुत मेहनत हुई है, बहुत पैसा खर्च हुआ है, और हाँ। उसका 4,000 रुपये प्राइस है अब 4,000 रुपए तो वो प्राइस है। लाइब्रेरी में ही जाएगी शायद। नहीं, लोग देखे उसको देखे अब उनको ये तो आनंद मिलेगा कि कम से कम देख के आनंद मिलेगा, इतनी बिल्कुल। ऐसी वो बनवाई है। आगे के मेरे प्रोजेक्ट्स जो है, अभी मैंने आईसीएचआर को मेरा जो प्रोजेक्ट है द एग्रेरियन सिस्टम ऑफ द मराठाज वो सबमिट किया है। उसकी भी बहुत अच्छी पुस्तक बनेगी, बड़ी पुस्तक बनेगी, 500-600 पन्नों की, जैसे द इकोनॉमी ऑफ द मराठा किंगडम बनी है। और ये छोड़ के भविष्य में मेरे जो 4 ड्रीम प्रोजेक्ट्स है, एक तो द दिल्ली एंड द मराठाज़, इस विषय पे मैं काम करना चाहता हूँ। दूसरा ये है द होली सिटी ऑफ काशी एंड द मराठाज़। तीसरा ये है कि पूरे देश भर में मराठाओं ने जो मॉन्यूमेंट्स बनवाए हैं, फोर्ट हो, टेम्पल हो, घाट हो या धर्मशाला हो, तो उसके ऊपर भी मैं काम करना चाहता हूँ। और 2 बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। एक तो एन एटलास ऑफ द मराठा एम्पायर, उसके लिए अध्ययन भी बहुत करना पड़ेगा। ऐसा भी हो सकता है कि 10-12 वर्ष, 15 वर्ष भी लगे। और अब जदुनाथ सरकार ने, सर जदुनाथ सरकार, वो उन्होंने 1924 में हिस्ट्री ऑफ औरंगज़ेब के 5 वॉल्यूम्स आए थे। अब 100 वर्ष पूरे हो गए औरंगज़ेब की, उसकी बायोग्राफी नहीं लिखी गई। दूसरी किताबें बहुत सारी बन गई, बहुत सारा मटेरियल लोगों के सामने आया है। दूसरे भी लोग लिख के वो, ऐसी कोई बात नहीं है कि दूसरे ना लिख के, या दूसरे लिखेंगे तो मैं नहीं लिखूँगा, ऐसी भी कोई बात नहीं है। मुझे जो करना है वो मैं करूँगा, तो वो भी करूँगा, लेकिन उसके लिए भी 8-10 वर्ष लग सकते हैं। अभी मैं पर्शियन सीख रहा हूँ। मैं टाइप्ड पर्शियन है वो ठीक ढंग से पढ़ता हूँ। जैसे हाथ से लिखा हुआ पढ़ना शुरू करूँगा, और कैसे पढ़ूँगा, जैसे हम इंग्लिश पढ़ते हैं वैसे पढ़ूँगा, तब मैं हिस्ट्री ऑफ औरंगज़ेब मेरी अलग बुक मैं बनवाऊँगा।
वो वॉल्यूम्स होंगे, बहुत सारे वॉल्यूम्स होंगे। ऐसा भी हो सकता है कि 8-10 वॉल्यूम हो। इतनी सारी सामग्री हमारे सामने आ गई है। बेस्ट ऑफ लक ये इन थैंक यू। प्रोजेक्ट्स के लिए, थैंक यू सर। एंड वी विश यू लॉट्स ऑफ सक्सेस। आप जल्दी से जल्दी इन कामों को निपटाएं और हमको पढ़ने को मिले ताकि, एंड जब भी आप दिल्ली में होंगे तो हम फिर से एक डिस्कशन एपिसोड करें। डेफिनेटली करेंगे। हाँ, हम जब तक करेंगे जब तक आपका मुंह काला ना हो। चलिए सर, थैंक यू सो मच, थैंक थैंक यू। यू सर, थैंक यू।